सच्ची कहानी पर आधारित ये मूवी जहाँ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ समंदर की सैर पर जाती है, लेकिन समंदर काफ़ी बड़ा था, तूफान चल रहा था, जिस वजह से उनकी याट समंदर में डूब जाती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड भी मारा जाता है। अब क्या वो लड़की उस विशालकाय महासागर में सर्वाइव कर पाएगी? क्या वो जिंदा जमीन पर लौट पाएगी? तो चलिए जानते हैं आज की सच्ची कहानी को, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी याट में बेहोश पड़ी होती है। याट में पानी भरा हुआ था, वो लड़की बेहोश थी। कुछ देर बाद उसे होश आता है, जिसके बाद वो बाहर आती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी याट तबाह हो चुकी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को आवाज़ लगाने लगती है। वो उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिस कारण अब वो जोरों जोरों से रोने लगती है। अब सीन यहाँ से कट होकर 5 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम टैमी था। वो ताहिती नाम के एक आइलैंड पर घूमने के लिए आई होती है। वहाँ पर उससे उसके प्रोफेशन के बारे में पूछा जाता है, जिस पर टैमी कहती है कि वो हर वो काम कर लेती है जिससे उसको पैसे मिलते हैं। मतलब कि टैमी किसी के लिए भी फोकट में काम नहीं करती। अब टैमी को बोट रिपेयरिंग का काम मिल जाता है। वैसे तो टैमी कैलिफोर्निया की है, लेकिन उसका पूरी दुनिया घूमने का सपना होता है, जिस वजह से वो वहाँ पर आई होती है। अब आइलैंड पर टैमी की मुलाकात रिचर्ड नाम के एक नाविक से होती है, जहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं। और फिर बातों बातों में रिचर्ड टैमी से डिनर के लिए पूछ लेता है, जिस पर टैमी भी उसे खुशी खुशी हाँ करती है। अब शाम होती है और टैमी डिनर के लिए उसकी बोट पर चली जाती है, जहाँ पर लगे फोटोज को देखकर वो रिचर्ड के ऊपर काफी इंप्रेस होती है। टैमी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इतना लंबा और जोखिम भरा सफर तय करने में अच्छा लगता है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि नहीं, समंदर में हमें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तूफानों से लड़ना पड़ता है, धूप की वजह से स्किन काली और फटने लगती है, आपको कई दिनों तक खाना भी नहीं मिलता और नींद तो कभी भी पूरी नहीं होती, जिस कारण आपको हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि हमें वो चीजें दिखाई देती है जो कि असलियत में नहीं होती। टैमी उससे कहती है कि अगर ये इतना ही मुश्किल है तो तुम ये काम करते क्यों हो, जिस पर रिचर्ड कहता है कि हाँ, ये काफी मुश्किल तो है, लेकिन इसका एक अलग ही मजा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब हम समंदर के बीचों बीच होते हैं तो वो एक अलग ही एहसास होता है। जब हमारी नाव हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही होती है, ऐसा लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में है। अब इन सभी बातों के बाद वो दोनों अगली सुबह समंदर की सैर पर निकल जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी मजे करते हैं। और फिर सैर के दौरान वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। अब एक दिन मार्केट में उन्हें एक कपल मिलता है जो कि रिचर्ड को पहले से जानते थे। वो कपल रिचर्ड से कहता है कि हमारी एक याट कैलिफोर्निया पहुंचानी है और अगर तुम एक काम कर दोगे तो हम तुम्हें $10,000 देंगे और वापसी के लिए एरोप्लेन टिकट्स भी। अब ये डील रिचर्ड के लिए काफी फायदेमंद थी, जिससे वो फौरन ही मान जाता है। और फिर रिचर्ड टैमी के साथ उस याट को लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकल जाता है। अब ये दोनों काफी खुश थे और सफर कर रहे थे। जब ये समंदर के बीचों बीच होते हैं तो रिचर्ड टैमी को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। और फिर टैमी तो रिचर्ड को पहले से पसंद करती थी, तो वो उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे गले से लगा लेती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि उनकी याट पर एक पक्षी आ गिरा था, जिससे देख वो दोनों काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो दोनों किनारे से काफी दूर थे और समंदर के इतने बीचों बीच एक पक्षी का आना ये काफी अजीब बात थी, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जिसके बाद रिचर्ड नीचे जाकर रेडियो सुनने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उस रास्ते पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुन रिचर्ड काफी परेशान होता है। वो ये बात टैमी को बताता है, जिसके बाद वो दोनों कैलिफोर्निया जाने के लिए अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन जिस रास्ते से वो दोनों गुजर रहे थे वो रास्ता भी ठीक नहीं था। हम देख सकते हैं कि तूफान आने की वजह से उनकी याट इधर उधर डोल रही थी, बड़ी बड़ी लहरों से टकरा रही थी। रिचर्ड टैमी को याट के अंदर जाने के लिए कहता है। टैमी रिचर्ड को अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रिचर्ड के फोर्स करने पर वो याट के अंदर चली जाती है। अब हम बाहर देखते हैं कि एक बड़ी सी लहर उनकी तरफ ही आ रही थी, जो कि उनकी याट से टकरा जाती है, जिस कारण टैमी को अंदर काफी झटके लगते हैं और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और रिचर्ड भी समंदर में गिर गया था। अब अगली सुबह टैमी की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि उनकी याट पूरी तहस नहस हो चुकी थी। वो बाहर आकर रिचर्ड को ढूंढने लगती है, आवाज लगाने लगती है, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उसे रिचर्ड कहीं भी नहीं मिलता। वो काफी दुखी होती है और रोने लगती है। जिसके बाद वो रेडियो पर मदद पाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेडियो भी किसी काम का नहीं था, जिससे अब वो थक हार कर वहीं पर लेट जाती है। अब थोड़ी देर बाद टैमी नोटिस करती है कि उनकी लाइट बोट वहाँ पर नहीं थी। वो अपनी दूरबीन से आसपास देखने की कोशिश करती है, जहाँ दूर उसे एक लाइट बोट दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि रिचर्ड उसी के अंदर ही है। अब टैमी काफी खुश थी और उस बोट के पास पहुंचना चाहती थी, जिस वजह से वो अपनी याट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो याट स्टार्ट नहीं होती। लेकिन वो किसी भी हालत में उस बोट के पास पहुंचना चाहती थी, जिस कारण वो तैरकर वहां जाने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ा आगे आकर वो देखती है कि उसकी याट उससे दूर जा रही थी, जिस वजह से उसे फिर से याट पर आना पड़ता है। अब वो सबसे पहले याट के अंदर का सारा पानी बाहर निकालती है, जिसके बाद वो सेल को लगाने के लिए सबसे पहले पोल को सेट करती है, जिसमें उसको काफी परेशानी होती है। और फिर काफी स्ट्रगल के बाद वो सेल को लगाने में कामयाब हो ही जाती है, जिससे उसकी याट अब तैरने लगती है। अब वो जल्दी से रिचर्ड के पास जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रिचर्ड की बोट पलटी हुई थी और वो काफी घायल भी था, जिस वजह से वो तैर भी नहीं सकता था। अब टैमी समंदर में उतर कर उसे जल्दी से अपनी याट पर लेकर आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रिचर्ड का पैर काफी घायल था
और वो काफ़ी बीमार भी था। टैमी उसके पैर पर पट्टियाँ लगाती है, उसका ख्याल रखती है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। टैमी दिशा का अंदाजा लगाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अपनी दिशा से भटक चुके हैं। यहाँ से ना कोई शिप गुजरती है और ना ही कोई एयरलाइन। टैमी को लगता है कि वो यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएंगे, लेकिन रिचर्ड उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। अब टैमी अपनी स्पीड का अंदाजा लगाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जिस स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं उस स्पीड में कैलिफोर्निया पहुंचने में उन्हें कई महीनों का समय लग जाएगा, क्योंकि उस तरफ की हवा काफी स्लो चल रही थी। तो टैमी डिसाइड करती है कि वो हवाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि उस तरफ की हवा काफी तेज थी। जिसके बाद वो अपनी यॉट को हवाई की तरफ मोड़ देती है और अब कई दिनों तक यह सफर ऐसा ही जारी रहता है, जहाँ पर अब उन्हें खाना और पानी की भी कमी होने लगी थी और उन्हें हवाई पहुंचने में अभी भी 1 महीने से ज्यादा का समय लगने वाला था। जिस कारण रिचर्ड टैमी को मछलियां पकड़ने के लिए कहता है, क्योंकि अब वही एक रास्ता था जिससे वो जिंदा रह सकते थे। लेकिन टैमी मछलियां पकड़ने से साफ मना करती है, क्योंकि वो एक वेजिटेरियन है और वो किसी भी जीव की जान नहीं ले सकती। लेकिन रिचर्ड उसे काफी समझाता है कि अभी हमारे हालत कुछ और है और जिंदा रहने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। जिसके बाद टैमी समंदर के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए चली जाती है। वो मछली पकड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाती और यॉट पर आ जाती है। अब उनका पानी भी खत्म होने लगा था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे अब वो दोनों काफी खुश होते हैं। आज वो दोनों पहली बार पेट भरकर पानी पीते हैं और कई सारा पानी वो जमा कर भी रख लेते हैं। अब ऐसे ही दिन ब दिन बीतने लगे थे और इनका खाना और पानी भी खत्म होने लगा था, जिससे इनकी हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगी थी। रात में जब भी सो रहे होते हैं तो एक बड़ा सा कार्गो शिप इन दोनों के पास से गुजर रहा था, जिससे टैमी खुश होकर जल्दी से फ्लेयर गन को ऊपर चलाती है। लेकिन अफसोस कि वो लोग उस फ्लेयर गन को देख नहीं पाते और टैमी की आंखों के सामने से वो शिप ओझल हो जाता है। टैमी काफी दुखी होती है और रोने लगती है, लेकिन तभी रिचर्ड से बोलता है कि यहाँ पर कोई भी कार्गो शिप नहीं आया, ये तुम्हारा सिर्फ एक भ्रम था। अब सुबह होती है, जहाँ पर टैमी देखती है कि रिचर्ड की हालत अब काफी खराब हो रही थी, उसके घाव सड़ने लगे थे, लेकिन इंतजार करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब ऐसे ही और भी दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। रिचर्ड टैमी का हौसला बढ़ाता है और उसे उठने के लिए फोर्स करता है, जिस पर टैमी कहती है कि अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है, क्योंकि रिचर्ड अब उस जगह से गायब हो चुका था। दरअसल रिचर्ड उसके साथ कभी था ही नहीं, वो पहले ही समंदर में गिरकर मर चुका था। लेकिन टैमी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो सोचती थी कि रिचर्ड अभी भी उसके साथ ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अब टैमी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि रिचर्ड इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब टैमी एक बार फिर से समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जाती है और इस बार वो मछली पकड़ने में कामयाब हो ही जाती है। उसे पता है कि जिंदा रहने के लिए उसे मछलियों को मारकर खाना ही होगा, फिर चाहे वो वेजिटेरियन क्यों ना हो। अब टैमी को इस विशालकाय महासागर में पूरे 41 दिन बीत चुके हैं और उसकी हालत भी अब काफी खराब हो चुकी है। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन तभी उसके सामने एक पक्षी आ बैठता है, जिसे देख वो काफी हैरान होती है। वो समझ जाती है कि उसके आसपास ही कोई किनारा होगा। वो जल्दी से अपनी दूरबीन को उठाती है और देखने लगती है, जहाँ आखिरकार उसे एक जमीन दिखी जाती है। साथ ही साथ उसे एक बोट भी दिखा देती है, जिसे देख वो जल्दी से अपनी फ्लेयर गन को उठाकर उनकी तरफ चला देती है, जिसे वो लोग भी देख लेते हैं। वो लोग जल्दी से टैमी के पास आते हैं और उसे कुछ खाना और पानी पीने के लिए देते हैं, जिसके बाद वो उसकी यॉट को अपनी यॉट से अटैच कर ले जाने लगते हैं। अब टैमी जब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो वो फिर से एक बार ताहिती आइलैंड पर जाती है, जहाँ पर वो रिचर्ड से मिली थी। वो रिचर्ड की बोट में आती है, जहाँ पर उन दोनों की कई सारी फोटोज लगी हुई थी, जिन्हें देख टैमी इमोशनल होकर रोने लगती है। वो रिचर्ड को कभी भी भुला नहीं पाएगी। जिसके बाद वो समंदर के किनारे आकर वो अपनी उंगली से उस रिंग को निकालती है, जिसे रिचर्ड ने उसे पहनाई थी, और उसी की याद में वो उस रिंग को समंदर में बहा देती है। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।